वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आप आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सभी लोग कोशिश करेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस का 2022 का जो प्री एग्जाम का पेपर है, पेपर वन, उसको सॉल्व करने की। और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हुए हम इसका सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो उस चीज के लिए हमें क्षमा करें। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन pledges of different countries is what? Is a database created by a coalition of research organizations, wing of International Panel of Climate Change Committee under United Nations Framework Convention on Climate Change, या फिर agency promoted and financed by United Nations Environment Program and the World Bank? बेसिकली क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इन लोगों का काम है इस चीज को मॉनिटर करना, इस चीज की तरफ, इस दिशा में कदम बढ़ाना कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री तक कम किया जा सके। दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट एम, राइट? तो A should be the correct answer of this question. Database created by the coalition of the research organizations. पिछले सवाल के तरीके से consider the following statements. The climate group is an international non-profit organization that derives climate actions by building large networks and runs them. बिल्कुल सही जवाब। जो क्लाइमेट ग्रुप है बेसिकली इन लोगों का टारगेट ही है कि क्लाइमेट की तरफ ध्यान देना और अक्रॉस अक्रॉस द ग्लोब जो है बेसिकली ये लोग अपने एफर्ट्स को इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी in partnership with the climate group launched a global initiative EP100। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका इससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है एनर्जी एजेंसीज का। बेसिकली EP100 से EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. This is absolutely correct. बेसिकली EP100 जो है ये कई कंपनीज को अपने साथ शामिल कर रहे हैं कि भाई आप लोग अर्थव्यवस्था चलाते हैं बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड थिंक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस एनवायरनमेंट के प्रति अपना रोल निभाने की। तो इसमें जो है कंपनीज को साथ में लेकर आया जा रहा है, जो कंपनीज बेसिकली अपनी ग्रोथ के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। वहीं पर मैं चौथे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ कंपनीज का मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है। एक अगर मैं बात करता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महिंद्रा एंड महिंद्रा बेसिकली दे आर द मेंबर ऑफ दिस EP100 ग्रुप। और इसमें कुछ और इंडियन कंपनीज भी इसके साथ शामिल हैं, राइट? तो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरीट टू द अर्बन टू कोएलिशन। बिल्कुल गलत जवाब, इसका कोई इस चीज से लेना देना नहीं है, राइट? तो पहला, तीसरा और पांचवा मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल सही जवाब, पहला, तीसरा और चौथा, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन। In EVS, if rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetlands functions as its kidneys. Which one of the following functions of the wetlands best reflects the above statement? इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पृथ्वी के लंग्स हैं और वेटलैंड्स जो हुए फिर पृथ्वी की किडनी हुई, तो इस चीज को, वेटलैंड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपके दृष्टिकोण से सही है? बेसिकली रेन फॉरेस्ट की बात करता हूँ या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करता हूँ, इसमें जो फ्लोरा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, बेसिकली वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो इसी वजह से बेसिकली
इनको अर्थ का लंग्स कहा जाता है। सिमिलरली अगर मैं वेटलैंड्स की बात करता हूँ तो वेटलैंड्स का काम बिल्कुल वही है जो किडनीज का काम मनुष्य के शरीर में होता है, कि वाटर बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है, पानी के एक संतुलन को बनाए रखना। दैट्स व्हाई वेटलैंड्स आर नोन एज द किडनीज ऑफ द अर्थ, राइट। तो अब इन चारों स्टेटमेंट में से हमें वो स्टेटमेंट निकालनी है जो वेटलैंड्स को बिल्कुल सही सही रिफ्लेक्ट करती है। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल precollation and the evaporation. Absolutely correct. A is the correct answer. तो इसमें आगे बढ़ने की मुझे लगता नहीं किसी भी तरह की कोई खास जरूरत है। A should be the correct answer of this question. The next question: in the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. The 24-hour mean of particulate matter 2.5 should not exceed 15 micrograms per meter cube. An annual mean of particulate matter 2.5 should not exceed 5 micrograms पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसकी गाइडलाइंस की बात करता हूँ बेसिकली, तो पर्टिकुलर मैटर 2.5 का जो गाइडलाइंस है, अगर मैं एनुअल की बात करूँ और उसके अलावा 24 आवर की बात करता हूँ, दोनों तरह की बात कर लेते हैं। तो एनुअल में बेसिकली दिया गया है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और 24 आवर में दिया गया है बेसिकली 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में, PM10 के बारे में, तो इसमें एनुअल जो है दैट इज 45 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो 24 आवर का है दैट इज, सॉरी, एनुअल है 15 और 24 आवर्स का है 45 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, इन ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, यानी कि थोड़ा कठिन वेदर, जबकि ऐसा नहीं है बेसिकली। अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द सनी वेदर, राइट। So this statement is not correct. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Can penetrate the lung barrier. This is right, but can enter the bloodstream. ये PM 2.5 में ही हो जाता है, right? Or low. And excessive ozone, this is again wrong. Excessive ozone in the air can trigger the asthma. This is absolutely correct. तो पहला और चौथा statement would be correct. So B would be the correct answer of this question, right? In this question, with reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, consider the following statement. It is a fungus. Yes, absolutely correct. This is basically a fungus. The statement 1 is absolutely correct. It grows in some Himalayan forest areas. Yes, this is again absolutely correct. Naturally grow करती है ये चीज Himalayan forest areas में. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. ऐसा नहीं है बेसिकली, इसको आर्टिफिशियली ग्रो करने की कई बार कोशिश की गई है, इनफैक्ट तब भी की जा रही है कई इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, लेकिन अभी तक इस चीज में पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है। तो कमर्शियली इस चीज को कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है, इसकी खेती नहीं की जा रही है हिमालयन फुटहिल्स में। बट अगर मैं बात करूं तो यस, दिस इज अ फंगस एंड वेरी कॉस्टली, एंड इट ग्रोज इन समवेयर हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। 1 and 2 statements are correct. In this question, with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. Its fiber can be blended with the wool and the cotton fibers to reinforce their properties. बिल्कुल सही, इसको बेसिकली वूल के साथ या फिर कॉटन फाइबर के साथ जो है बेसिकली ब्लेंड किया जा सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट। Second statement, containers made of it can be used to store any alcoholic beverages. Basically, we can make containers with the help of this PET, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर इसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस को स्टोर करके रखा जाएगा तो उनके अंदर जो है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की मात्रा परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होती चली जाएगी, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली अल्कोहलिक बेवरेजेस को स्टोर करना इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, राइट। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वहीं पर चौथे स्टेटमेंट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ द
disposed by the incineration without causing greenhouse gas emissions. This is absolutely wrong. ठीक है, उसका कारण ये है कि अगर आप इसको इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को बेसिकली अगर आप डिस्पोज करेंगे या जलाएंगे तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होना ही होना है। तो अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? इनमें से ऐसा कौन है जो एक पक्षी नहीं है? बट ऑब्वियस गोल्डन मशीर इज नॉट अ बर्ड, बेसिकली इट्स अ फिश। इसके अलावा बी, सी और डी ऑप्शंस जो हैं ये सभी बर्ड्स हैं, राइट। तो वी कैन गो विद द ऑप्शन ए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स? इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, अल्फा अल्फा इज बेसिकली अ वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो चिकपी एंड क्लोवर, तो 1, 3 एंड 4 दीज आर द गुड नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, राइट। तो इनफैक्ट अगर मैं इन पेड़ों की बात करूं तो 200 से 300 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है ये लोग फिक्स कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर शुड बी 1, 3 एंड 4। A should be the correct answer, right? We can go with the A. In this question, BioRock Technologies talked about in which one of the following situations: restoration of the damaged coral reefs. This is the correct answer, and we can go with the option A. This is a very direct question, जिसमें जो है इलेक्ट्रोड्स की मदद से टूटे हुए डैमेज्ड कोरल रीफ्स जो है बेसिकली उनको रिस्टोर किया जाता था या रिस्टोर किया जाता है, राइट। Next question. The Miyawaki method is well known for this method is well known for the creation of mini forest in the urban areas. C is the correct answer, right? इस सवाल की बात करते हैं जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप, डिजी लॉकर एंड दीक्षा। Which of the above are built on top of open source digital platform? Open source digital platform जो जिसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो ओपन है फॉर एवरीवन, राइट। तो आरोग्य सेतु और कोविन ऐप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों ऐप जो थे कोविड सिचुएशन में बनाए गए, कोविड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाए गए। आरोग्य सेतु में आप ये पता कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कि आपके आसपास कितने लोग इस तरह के हैं जो कोविड से इन्फेक्ट होने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, राइट। कोविन ऐप ऐसा था जिसमें अगेन ओपन प्लेटफॉर्म था जिसमें आप लोग अपने लिए वैक्सीन की बुकिंग कर सकते थे, अपने लिए स्लॉट्स की बुकिंग कर सकते थे। अगर मैं डिजी लॉकर की बात करता हूँ तो डिजी लॉकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगेन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी मार्कशीट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और हमें उनकी हार्ड कॉपी हर जगह पर लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीक्षा की बात अगर मैं करता हूँ तो दीक्षा इज टू एम्पावर द पीपल अबाउट द एजुकेशन, और ये भी एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है। तो मेरे ख्याल से ये चारों के चारों जो हैं बेसिकली ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। डी शुड बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी enables people to control their own data. Yes, absolutely correct. In Web 3.0 world, there can be blockchain-based social networks. बिल्कुल सही जवाब. And Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. बिल्कुल सही जवाब, तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। Which one of the following statements above are correct? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इस सवाल के बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। इस क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेस बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। ओके। सेस यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। ओके। And Outlook, Hotmail, and Yahoo Mail are forms of SES. Which one of the statements given above are correct? अगर मैं इन तीन स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ सेस यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में,
तो SaaS bias can customize the user interface and can change data fields. This is absolutely correct. If we talk about service of a software, so we can go for a customization. The statement one is absolutely correct. Whereas SaaS users can access their data through their mobile devices. Again, इसमें किसी तरह की कोई शक शुबा की बात नहीं है. वहीं पर अगर हम लोग तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सेस. तो अगर मैं इसकी बात करता हूं और जहां तक मेरी जानकारी मुझे अब अलाउ करती है, आउटलुक और हॉटमेल को अगर मैं कहूं तो यस, दीज आर द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस विच आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स. बट याहू मेल की अगर मैं बात करता हूं तो याहू मेल मेरे ख्याल से अब अगर अवेलेबल है तो इन हाउस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल है, बट दिस इज नॉट अवेलेबल एज ए सर्विस फॉर द ओपन कस्टमर्स. तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, और इसमें याहू मेल की वजह से तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होना चाहिए. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया. मीडिया में इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती है. फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, ये चार स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, और इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस चीज को पूरी तरीके से सही सत्यापित करता है या सही सही डिफाइन करता है. A hypersonic missile is launched into space to counter the asteroid approaching the Earth and explode it in space. तो ये थ्योरी तो मुझे बहुत ज्यादा स्टार वॉर्स टाइप मूवी जैसी लगती है कि पृथ्वी की तरफ कोई एस्ट्रॉयड बढ़ रहा था, कोई धूमकेतु बढ़ रहा था, और उस तरफ जो है हम लोगों ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी, और उस मिसाइल ने जो है उस एस्ट्रॉयड के टुकड़े टुकड़े कर दिए अर्थ पर गिरने से पहले, अर्थ पर आने से पहले, और पूरी मानव जाति को विनाश होने से हम लोगों ने बचा लिया. ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉयड या कोई भी इस तरह की चीज अप्रोच करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो जैसे ही एंटर करेगी तो बिकॉज ऑफ ह्यूज फ्रिक्शन वो सारी चीजें जो है, हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फ्रिक्शन आफ्टर द कोलिजन विद द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वो सारी चीजें वैसे ही नष्ट हो जाती हैं. तो इस तरह की किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये चीज बिल्कुल भी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम को डिफाइन नहीं करती है. ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अ स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लेनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस. नो नो नो, दिस इज अगेन fiction movie type of thing. A missile is put into stable orbit around the earth and or deorbits over a target on the earth. ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली इस टर्म को, विच इज नोन एज द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम. अगर मैं आखिरी उसकी बात करता हूँ, द स्पेसक्राफ्ट मूव अलोंग a comet with the same speed as places. No, 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 that is again absolutely wrong. So C should be the correct answer of this question, right? बात करते हैं अगले सवाल की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड. क्यूबिट बेसिकली किसके कॉन्टेक्स्ट में है? क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. द करेक्ट आंसर इज बी, द वेरी बेसिक यूनिट in quantum computing used, that is qubit. So B will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. क्लोज सर्किट टीवी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सीसीटीवी. सेकेंड वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स RFID. एंड थर्ड इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर WLAN के नाम से हम लोग इसे जानते हैं. विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज. इनमें से वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और डिवाइसेस हैं जिन्हें शॉर्ट रेंज के लिए बोला जाता है? अगर मैं सीसीटीवी की बात करता हूँ तो सीसीटीवी अब कुछ वायरलेस में भी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड दायरे तक ही सीमित हैं. अगर हम लोग वायर्ड सीसीटीवी की बात करते हैं तो ये बहुत लंबे दायरे तक चले जाते हैं, तो इसको आप लोग शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज में काउंट नहीं कर सकते. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसमें दो तरह के RFID टैग्स होते हैं. एक होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं पैसिव. पैसिव टैग्स होते हैं जैसे कि आप लोगों ने मेट्रो कार्ड्स या मेट्रो टैग्स देखे होंगे, जो दूसरे के एनर्जी से अपने आप को चार्ज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. जिन्हें टच करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उससे उनके पास अपना खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता. तो वो रेडियो
अगर मैं पैसिव आरएफआईडी टैग्स की बात करता हूँ तो वो शॉर्ट रेंज में आते हैं। वहीं पर अगर मैं एक्टिव आरएफआईडी टैग्स की बात करता हूँ तो भी वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आप टोल प्लाजाज पर देखते हैं जो आरएफआईडी टैग्स लगे हुए होते हैं, आपके फास्टैग टेक्नोलॉजी जिसे बोला जा रहा है, जिसके थ्रू बेसिकली कोई भी कार जो है वो कम्युनिकेट करती है आपके बूम बैरियर के साथ, राइट। तो वो भी शॉर्ट रेंज तक के लिए ही होता है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलाउड नहीं है। तो इसको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या फिर आरएफआईडी को आप काउंट कर सकते हैं शॉर्ट वेव शॉर्ट रेंज डिवाइस में, शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज में। उसके अलावा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, डब्ल्यू लैन, तो ये भी एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए ये शॉर्ट रेंज के लिए ये। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपने घर में खुद एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रखा है थ्रू वाईफाई राउटर, तो आप अपने घर के अंदर या फिर उससे जरा सी दूरी तक आप इस चीज को वो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अनलिमिटेड डिस्टेंस तक जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए अपने घर के लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, वेदर इट इज वायरलेस और वायर्ड, राइट। तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो सीसीटीवी में यहाँ पर ये बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया कि बहुत वायर्ड या वायरलेस की अगर हम बात करें, तो क्योंकि वायर्ड में चले जाएंगे तो डिस्टेंस बहुत लंबी इसमें काउंट की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट यानी कि आपका बी शुड बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। ओके। Biofilms can form on food and food processing surfaces. Okay. And biofilms can exhibit antibiotic resistances. Okay. Which of the following given which of the statements given above are correct? इनमें से कौन कौन से statements सही हैं? तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ऑर्थोपेडिक इंटरप्रिटेशंस के लिए बेसिकली बायोफिल्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी और दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस, उनके ऊपर ये चीज बेसिकली नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन 2 विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। पहला और तीसरा सही होंगे और पहला और तीसरा के हिसाब से ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट वन, राइट। ऑल्दो बायोलॉजी में मेरा जो हाथ है वो थोड़ा सा तंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़कर मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। डिटेल में जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज में रिसर्च कर सकते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। Again, a very interesting question. Consider the following statements in respect of the probiotics. Probiotics are made of both bacteria and yeast. ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनफैक्ट अभी सवाल हम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया और ईस्ट के बने होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स we ingest but do not naturally occur in our gut. Of course, they occur in our gut. This statement is not correct. And probiotics help in digestion of milk sugars. प्रोबायोटिक्स मिल्क शुगर के डाइजेशन में सहायता करते हैं। एक्चुअली लैक्टेज एक चीज होती है बेसिकली, इस का काम होता है बेसिकली मिल्क शुगर को पचाना। और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं अ, वो बेसिकली हेल्प कर सकते हैं लैक्टेज को पचाने में। लेकिन मिल्क शुगर अगर डायरेक्ट मैं बात करूं तो उस चीज के डाइजेशन में प्रोबायोटिक्स का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिल्क शुगर को स्पेसिफिकली इसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए बने हुए, इस तरीके से नहीं होता है। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो पहला स्टेटमेंट ही इसमें सही होना चाहिए। ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड 19 पेंडेमिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कोविड 19 या फिर
कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई बेसिकली उनके बारे में ये सवाल है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अगर मैं mRNA प्लेटफॉर्म को लेकर सही हूँ तो ये बेसिकली एक कंपनी है इनोवा फार्मेसीज, मेरे ख्याल से पूना के। तो दे यूज दिस प्लेटफॉर्म, नॉट सीरम इंस्टीट्यूट यूज दिस प्लेटफॉर्म, दे यूज सम अदर प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। स्पुतनिक 5 vaccine is manufactured using vector-based platform. This is absolutely correct. And Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. This is again correct. So, statement 2 and statement 3 are correct. That means B should be the correct answer. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा सवाल है जिसमें पूछा गया है बेसिकली, इफ ए मेजर सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर रीच द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अगर एक बहुत ही भीषण सोलर स्टॉर्म जो है वो बेसिकली पृथ्वी के पास तक पहुंचता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन सच ए सिचुएशन। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ज्यादातर तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो समाप्त हो जाता है उस दौरान। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, यस एब्सोल्युटली ये फेल हो सकते हैं। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, इस चीज में मुझे शक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, यस एब्सोल्युटली पावर ग्रिड जो है बेसिकली वो फेल हो जाएंगे। इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, पूरे पृथ्वी पर ज्यादातर हिस्से पे जो है इंटेंस ऑरोरास यानी कि बहुत चमकदार बिजलियां आसमान में जो है वो दिखाई दे सकती हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब, ये इस चीज की एक पॉसिबिलिटी है। एंड शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर polar regions could be interrupted, yes absolutely such communications can be interrupted। तो इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 6, स्टेटमेंट 7, पहला तीसरा चौथा छठवां और सातवां, पहला तीसरा चौथा छठवां और सातवां, सी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। क्लास के आखिर में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को, और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ हमारे लिंक्डइन पेज पर भी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।